हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आज जो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके 2 हिस्सों के अंदर पढ़ा जा सकता है। एक है डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय इतिहास में योगदान, जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। और एक है भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, जो कि सेकंड ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर है। मैं इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। यदि कोई फर्स्ट रीड के लिए इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि मैं तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे क्यों ज़्यादा पढ़ा रहे हो, तो आप 40-50 मिनट तक जो हिस्ट्री वाला पार्ट चलेगा उसको देखें। कोई यदि सेकंड ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उसको देख रहा है तो उसको लगता है कि मुझे तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है, आप हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, तो 40-50 मिनट बाद देखें आप, यानी कि स्किप कर दें और डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाले हिस्से पर चले जाएं। ठीक है, तो ये चलो भाई, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें बताने के लिए, तो इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, इंदौर मध्य प्रदेश में जगह पड़ती महू, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। हालांकि मूल रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो महाराष्ट्र के थे। जन्म इनका यहाँ पर हुआ, लेकिन रहते इन्होंने ज़्यादातर समय अपना जो है वो महाराष्ट्र में बिताया है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जगह वहाँ पर, और प्रॉपर यदि जगह की बात करें तो अम्बाड़वे नाम से गाँव है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना जो समय बिताया। इनके पिताजी के नाम रामजी सकपाल था, जो भारतीय सेना में थे, सूबेदार थे, महाड़ जाति से आते थे। महाड़ जाति जिसको उस समय में अछूत माना जाता था, तो उस जाति से आते थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, प्रारंभिक जीवन में समय में इनकी शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा में इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जितनी शिक्षा ग्रहण की है, हमारे कई सारे नेताओं को एक साथ मिला दो उस समय के, तो उन्होंने मिलकर नहीं की होगी इतनी जो शिक्षा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यहाँ पर ग्रहण की गई है। क्या क्या है, कुछ कुछ बातें जानते हैं। 7 नवंबर 1900 में पहली बार प्रताप सिंह हाई स्कूल है आपके सतारा में, वहाँ पर पहली कक्षा में प्रवेश लिया। शुरुआत से ही इनके साथ कई जगह पर कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के बातें होने लगी, और इसी को लेकर ये किताब भी लिखते हैं, है ना। उसमें बताते हैं कि कैसे हमें वहाँ पर पानी पीने से भी रोका जाता था। इनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं आत्मकथा प्रकार का जो है वह वेटिंग फॉर ए वीज़ा, उन्होंने अपने आत्मकथात्मक लेखन लिखा है, जिसमें कि उनके साथ क्या क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुए उसके अनुभव लिखे हैं। तो इनकी बुक का एक नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो उसके अंदर इन्होंने बताया है अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो 7 नवंबर 1900 को, 7 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण तारीख महाराष्ट्र के अंदर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्कूल के अंदर प्रवेश लिया था। तो आजकल महाराष्ट्र के बच्चे, काफ़ी लंबे समय से महाराष्ट्र के बच्चे 7 नवंबर को एडमिशन लेते हैं, ताकि जो है अपना जो करियर है वो किसकी तरह चले, डॉक्टर अंबेडकर की तरह चले। तो प्रताप सिंह हाई स्कूल है सतारा, वहाँ से जो है इनके द्वारा किया गया। उसके बाद में मैट्रिक इनको एल्फिंस्टन कॉलेज है, बॉम्बे विश्वविद्यालय, वहाँ से की। उसके बाद में इन्होंने जो ग्रेजुएशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट में की, तो ध्यान रखना 2 सब्जेक्ट के अंदर, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, दोनों के ये बहुत महान विद्वान थे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने ये ग्रेजुएशन अपनी की। ग्रेजुएशन करने के बाद इनको आगे की पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, एमए करने के लिए, पीएचडी करने के लिए विदेश जाना था, लेकिन इनके पास में पैसे उतने थे नहीं। इसलिए बड़ौदा जो रियासत थी, बड़ौदा रियासत थी, उनके जो शासक थे जिनका नाम था सयाजी राव तृतीय, उनके द्वारा फेलोशिप दी गई, उनके द्वारा स्कॉलरशिप दी गई, और उनकी स्कॉलरशिप पर इनको यूएसए जाने का मौका मिला। यूएसए में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। तो विदेश में उच्च शिक्षा में देखें तो ये 4 साल अमेरिका में रहे, 13 से लेकर 17 तक, लेकिन फिर वापस बाद में लंदन गए, और वहाँ पर इनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए वापस आ गए, पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए और वापस आ गए। फिर बाद में हम देखेंगे कोल्हापुर के राजा थे शाहू, उन्होंने इनको मदद की और लंदन भेजने में 1920 से लेकर 23 वापस लंदन गए। तो एक तरीके से हम बड़ौदा के जो गायकवाड़ राजा हैं, महाराजा जो सयाजीराव तृतीय हैं, इनका तो फिर भी हम योगदान सुनते हैं कि उन्होंने इनको भेजने में मदद की थी, लेकिन ध्यान रखना इनको यूएसए भेजने में मदद की थी, लेकिन लंदन भेजने के अंदर मदद जो वो कोल्हापुर के राजा ने की थी। तो इस तरीके से 1913 के बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव तृतीय द्वारा दी गई छात्रवृत्ति पर ये कहा गया अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय। विदेशों में उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए कर लिया, है ना। तो इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन किसमें की थी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में, और उसके बाद में एमए जो है इन्होंने कर लिया कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से 1915 में। 1915 में इन्होंने एक थीसिस लिखी, उस थीसिस के अंदर लिखा
एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो उनका प्रशासन किस तरीके से चलता है और वो पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसको लेकर इन्होंने अपनी थीसिस लिखी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी कर ली, पहले एमए की, फिर उसके बाद में पीएचडी कर ली, तो पीएचडी कर ली। जब पीएचडी की उस समय में फिर से एक थीसिस लिखी, इस बार थीसिस लिखी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर प्रांतीय वित्त का विकास कैसे हुआ, अलग अलग स्टेट्स को कैसे क्या पैसे दिया जाता है। तो पहले भी इकोनॉमी पर लिखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसों के मैनेजमेंट के बारे में लिखा, फिर जब पीएचडी की तब इन्होंने प्रांतीय वित्त के विकास के बारे में लिखा, और जिसे बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया गया। तो 1917 में ये यहाँ से आगे, कहाँ से, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से आगे। अब उसके बाद में आगे पढ़ाई के लिए इनके पास में पैसे नहीं थे, पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमी के अंदर ग्रेजुएशन कर ली, एमए इकोनॉमी में कर ली, पीएचडी इकोनॉमी के अंदर कर ली। उसके बाद इनके मन में आया कि लॉ पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, ग्रेजुएशन जो है वो नाम से एक इंस्टीट्यूट था, वहां से वो पढ़े, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वापस आना पड़ा लंदन से। और जब वापस आए तो कुछ समय के लिए इन्होंने नौकरी की, 11 दिन के लिए। 1918 में बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा रियासत के अंदर 11 दिन के लिए अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन्होंने पद संभाला, लेकिन वहां पर भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए उनको यहां से पद छोड़ के जाना पड़ा। इनका जो पहला लेख जो लिखा गया था वो था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। दो अभी तक हमने थीसिस पढ़ी है, दोनों इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। दोनों किससे जुड़ी है, इकोनॉमी से। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमी, दूसरा प्रांतीय वित्त। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इनका पहला लेख। अब लेख लिखना है तो वो कोई जरूरी नहीं है ना टॉपिक से संबंधित हो, तो इस जो उनके मन में जो था कि मेरे साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है, उसके ऊपर लिखा है इन्होंने, कास्ट इन इंडिया, देयर जेनेसिस, है ना, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से पूरी प्रणाली है, भारत में कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, वो सारी बात लिखी। और 1918 में बड़ौदा रियासत में कितने दिन के लिए रहे, 11 दिन के लिए रहे। उसके बाद में पैसे जब नहीं थे तो इनको 1920 में मदद किसने की, कोल्हापुर के राजा शाहू फोर्थ थे, वैसे ही शाहू फोर्थ, उनके सहयोग से लंदन गए, और लंदन में इन्होंने डीएससी की पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और थीसिस लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। किस पर लिखी थीसिस, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। तो ये इस तरीके से इनकी पढ़ाई है ना, एमए या फिर उसके बाद में पीएचडी भी 2 बार हो गई, एक डीएससी हो गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, खूब पढ़े लिखे, खूब जो प्रैक्टिकल। यदि अपन देखें, यदि व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए कि आपको हमारे स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी हैं उनमें से कौन से 2 सबसे बढ़िया आपके चहेते आपको नेता लगे, तो ऑब्वियस सी बात है भगत सिंह और महात्मा गांधी, इन सबका नाम आता है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा चहेते यदि पूछ लिया जाए तो मैं कहूँगा सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि दोनों के द्वारा जो बातें की गई वो बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बातें की गई। इन्होंने कभी आदर्शवादी बातें नहीं की, दोनों के यदि विचारों को उठा लिया जाए, आज के लोग यदि जो सेलेक्टिव विचार उठाते हैं तो लोग दोनों को गालियां निकाले। सरदार पटेल ने कहा था कि कश्मीर जो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, एक समय में ऐसा भी कहा था। तो प्रैक्टिकल, उस समय में जो प्रैक्टिकल था, सारी जगह पर वो प्रैक्टिकल रहे, कहीं पर आदर्शवादी बातें नहीं की, कहीं पर जनता की लोकप्रियता पाने के लिए कोई काम नहीं किए। और हमारे बहुत सारे नेताओं में देखने को मिलेगा कि वो जनता की लोकप्रियता पाने के लिए बहुत सारे काम करते थे, और आज के समय में नेता करते हैं, लेकिन इन 2 नेताओं ने नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कोई जीवन में चुनाव नहीं जीते ढंग से। देखे तो अपन संविधान सभा का चुनाव लड़ा, हारे। उसके बाद में 52 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा, हारे। 1954 के अंदर उपचुनाव लड़ा, फिर हारे। जनता के बीच लोकप्रिय थे ही नहीं। और एक सामान्यतः देखने को मिलता है कि जो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है वो ज्यादा प्रैक्टिकल बातें कर सकता है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है उसको जनता के हिसाब से बातें करनी पड़ती है, उसकी मजबूरी हो जाती है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात करें इनके विधायी और राजनीतिक कार्य पर। अभी तक हम उनकी शिक्षा की बातें कर रहे थे, अब हम आते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर पर और उनके लेजिस्लेटिव कैरियर पर। तो सबसे पहले 1919 के अंदर ही जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन रहा था तो उसको बनाने में सहायता करने के लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम था साउथ बरो समिति। हम साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं जो कि 1935 का एक्ट बनाने में सहायता कर रहा था, लेकिन हम साउथ बरो समिति के बारे में उतना नहीं पढ़ते। ध्यान रखना 1919 का एक्ट बनाने के अंदर कौन सी समिति ने मदद की थी? साउथ बरो समिति ने। तो साउथ बरो समिति के अंदर पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट की बात की थी। सब लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, सार्वभौमिक मतदान का अधिकार।
तो ये ध्यान रखना कि साउथ बोरो समिति के सामने इन्होंने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की मांग की थी, खासतौर पर अछूतों के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों की मांग की थी। 1918 से लेकर 20 तक ये एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने काम किया, प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाने का काम भी किया। क्या पढ़ाते थे? इकोनॉमी और राजनीति, राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया। और इसी जगह पर ये बाद में आगे चल के प्राचार्य भी बने, एक तरीके से प्रिंसिपल भी बने, पहले टीचर के तौर पर, बाद में प्रिंसिपल के तौर पर। कहाँ पर पढ़ाया इन्होंने? तो सिडेनहम कॉलेज है बॉम्बे के अंदर, वहां पर इनके द्वारा यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाया गया। 1926 से लेकर 36 तक बॉम्बे विधान परिषद में नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में रहे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे विधान परिषद प्रांतों के अंदर अलग अलग तरीके से बनानी शुरू कर दी गई थी 1919 के एक्ट के आधार पर। उसमें से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, उसमें ये रहे। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया। यहाँ पर बस वही है ना कि हम सिलेक्टिव बातें पढ़ते हैं, सिलेक्टिव नहीं पढ़ते हैं। अपन ने ये नहीं पढ़ा कहीं पर कि साइमन कमीशन का समर्थन, साइमन कमीशन का पूरा भारत विरोध कर रहा था। कुछ ही लोग हैं जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर समर्थन कर रहे थे, इसलिए हमने इस बात को पढ़ा ही नहीं। अब क्यों कर रहे थे समर्थन, वो तो इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स जानने तब पता लगता है। उनका कहना है कि साइमन कमीशन के द्वारा जो बातें चर्चा की जा रही है वो सही की जा रही है। और आप देखो ना, साइमन कमीशन ने जो कहा लगभग वही बातें तो नेहरू रिपोर्ट में कही गई, लगभग वही बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई। जो एक्स्ट्रा बातें की उसका तो आपके बेटे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट की जो बातें हैं और साइमन कमीशन की जो बातें हैं, उनकी सिफारिशें हैं, उनमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो साइमन कमीशन का इन्होंने यहाँ पर समर्थन किया, साइमन कमीशन की सहायता के लिए, क्योंकि उस समय में वो क्या थे, बॉम्बे विधान परिषद के अंदर मेंबर थे। तो साइमन कमीशन की सहायता के लिए बॉम्बे विधान परिषद के द्वारा एक समिति बनाई गई, वो उसके सदस्य थे। साइमन कमीशन की सहायता के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा एक समिति बनाई गई और डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, उसके सदस्य थे। फिर आता है साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन किया जाएगा और डिस्कशन के आधार पर हमारा 1935 का एक्ट बनाया जाएगा। उसके लिए बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी की तरह ऐसा नहीं कि पहले में नहीं लिया, तीसरे में नहीं लिया, सिर्फ दूसरे में गए और गांधी जी की बातें मानी भी नहीं गई। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के साथ में पूना पैक्ट कर रहे हैं। पूना पैक्ट में कहा जा रहा है दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1935 में दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। क्यों दिया गया? बात वो मानी जाएगी जहां पर कायदे से बुलाया गया है, वहां पर बात रखिए तो वो मानी जाएगी। सड़कों पर कही गई बात की उतनी वैल्यू नहीं है। जहां पर आपको एक मीटिंग करने के लिए बुलाया है गोलमेज सम्मेलन में, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वहां पर जाके बात रखी कि क्यों दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए, और दिया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अग्रणी दलित नेता के रूप में उभरे, पिछड़े वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की और 1935 के एक्ट में दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में आपको पता है कि जब दलितों के पृथक निर्वाचन के बारे में कही गई बात, मैकडोनाल्ड अवार्ड जारी जो किया गया, जिसको अपन कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 की बात है। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। ठक्कर बापा ने और इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को समझाया कि जाके मिल लो यार, गांधी जी से कुछ हो गया तो आप पूरे भारत के अंदर वैसे ही बदनाम हो जाओगे। तो उस समय में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कई ऐसे महात्मा आए और गए, लेकिन जो अनटचेबल थे, अस्पृश्य थे, वो अस्पृश्य ही रहे और उनके अधिकारों के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर फिर भी ठक्कर बापा और उन लोगों ने समझाया कि आपकी बात सारी सही है और अंग्रेज आपकी बात मानेंगे। बस एक बार गांधी जी से जाके आप यूं कह दो कि भाई हाँ ठीक है, हम सहमत हैं, सामान्य आरक्षण पर सहमत हैं। तो ये पूना पैक्ट, अंबेडकर का स्टेटमेंट, कई महात्मा आए और कई महात्मा चले गए, लेकिन अस्पृश्य क्या रहे? अस्पृश्य रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, ये अपन हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो वो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के ये सदस्य थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर थे, 42 से लेकर 46 तक रहे। इनकी एक पार्टी थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसकी तरफ से थे और ये लेबर मेंबर के रूप में यहाँ पर थे। 1942 से 46 तक इसमें थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में थे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बन गए थे और 1949 में नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद इनको दिया गया था। कानून मंत्री का पद दिया गया, लेकिन 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने के कारण नेहरू जी ये चाहते थे कि जो हिंदू कोड बिल है वो चुनावों के बाद लागू हो, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल लागू होगा
तो बहुत सारे हिंदू हमसे नाराज हो जाएंगे, हो सकता है 1952 में पहले आम चुनावों में शायद वो हमें वोट ना दे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप वोट के बारे में सोचकर कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो जो लागू करना है उसको लागू करो। और मैंने कानून बनाया, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा कानून बनाया है। कोई विरोध है किसी बात पर, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन लागू तो करना ही चाहिए। तो 1951 का हिंदू कोड बिल जो था, उस पर मतभेद के कारण इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इनका ठीक है, फिर मुझे ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं रहना जिसमें कि आप वोटों के हिसाब से सोचते हो। तो इस वजह से 1951 में हिंदू कोड बिल के कारण जो है क्या कर दिया इन्होंने, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये हमने इनका क्या पढ़ा, हमने इनका पॉलिटिकल कैरियर पढ़ा कि शुरुआत में यूनिवर्सल वोटिंग राइट की बात की, बाद में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया, फिर बॉम्बे विधान परिषद के अंदर सदस्य बने, फिर आपके साइमन कमीशन का जो विरोध किया, समर्थन किया, उस समय में इसी परिषद की एक समिति थी, उसके अंदर मेंबर थे, ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी के साथ पूना पैक्ट, ये वाला फैक्ट आपके लिए थोड़ा सा नया, इसका याद रखना। 42 से 46 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद मेंबर थे, 46 में संविधान सभा के सदस्य थे, कानून मंत्री बने। 1951 में इनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं हम इस टॉपिक के तीसरे हिस्से की तरफ। और तीसरा हिस्सा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कौन कौन से संगठन बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन, सबसे पहला संगठन इनके द्वारा बनाया गया जुलाई 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत मतलब कि जिसे समाज के अंदर बहिष्कृत किया गया है, जो समाज से एक तरीके से निकाल दिया गया है, उनका हित करने वाली सभा यानी कि हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जुलाई 1924 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, चिमनलाल सीतलवाड़, और एक प्रबंध समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, दलितों के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक उत्थान के लिए। ठीक है, तो 1924 के अंदर इनके द्वारा क्या बनाई गई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नेपाणी नामक एक स्थान था, वहां पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। ये तो एक कॉन्फ्रेंस थी भाई, है ना, 1925 के अंदर। कहां पर थी, बंबई में, है ना, दलित वर्ग के प्रांतीय सम्मेलन की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने। उसके बाद क्या बनाया गया, उसके बाद इनके द्वारा बनाया गया समता सैनिक दल और एक समता समाज। दोनों का उद्देश्य क्या था, जो समानता है, इक्वालिटी है, उसको बढ़ावा देना। और डॉक्टर अंबेडकर का जो पत्रिका थी उसका नाम भी क्या था, समता था। ठीक है, तो समता, इक्वालिटी, समता समाज, समता दल, उसका याद रखना 1927 के अंदर दोनों। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लेना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1936 के अंदर बनाई गई क्या, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक दल। एक्चुअल में 1937 में चुनाव थे, 1937 के चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर को हिस्सा लेना था, तो इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी में तो जाएंगे नहीं, मुस्लिम लीग में भी जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं। और खुद की पार्टी किस नाम से बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1937 के चुनावों से जस्ट पहले 1936 में। और इसी पार्टी का नाम बदलकर 1942 में क्या कर दिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव या 1952 का लोकसभा चुनाव वो कौन सी पार्टी से लड़े थे, तो ये इससे थे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कि गांधी जी की ही, सॉरी आपके अंबेडकर जी की ही पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसका पहले नाम क्या था, स्वतंत्र श्रमिक दल या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1937 के चुनाव में इस नाम से पार्टी थी, और जब 42 में तो उस समय में नाम ये बदल दिया, और 1957 में उनकी मृत्यु के बाद इसी पार्टी का नाम करके कर दिया इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। और उसी की एक ब्रांच आज के समय में महाराष्ट्र में अठावले जो नेता है वो उसी की एक तरीके से ब्रांच है, उसी का आगे विभाजन था। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनी, 42 में इसका नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कर दिया, और 1957 में इसका नाम इंडियन रिपब्लिकन पार्टी कर दिया। ठीक है, और क्या बनाया गया इनके द्वारा, एक बनाई गई भारतीय बौद्ध महासभा। 1955 में क्या बनाई गई, भारतीय बौद्ध महासभा। आपको पता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने जीवन के अंतिम कुछ समय के अंदर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर है, उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी इनइक्वालिटी है, असमानता है, इस वजह से हिंदू धर्म उतना अच्छा नहीं है। फिर इनका रुझान इस्लाम की तरफ हुआ, 4-5 वर्षों तक इन्होंने इस्लाम की खूब तारीफें की है। फिर बाद में जैसे जैसे इन्होंने इस्लाम को और गहराई से पढ़ा तो इनका नहीं, इस्लाम धर्म भी अच्छा नहीं है, तो फिर इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, और बौद्ध धर्म इनको और ज़्यादा सुटेबल लगा, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया। 5 लाख लोगों को भी करवाया और शपथ दिलवाई सब लोगों को, और उसी समय में एक दल भी बनाया, इसका नाम क्या था, भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्ध धर्म और उनके मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, एक इनके द्वारा संस्था बनाई गई डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी।
14 जून 1928 को डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन, नाम से पता लग रहा है डिप्रेस्ड क्लास को एजुकेशन के लिए, दलितों को शिक्षा देने के लिए। एक बनाएगी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस 1930 में। इसका गठन नागपुर में हुआ, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। पहला अधिवेशन 8 अगस्त 1930 को हुआ। तो ये हमने पढ़े इनके क्या ऑर्गेनाइजेशंस, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखो सबसे बड़े 3 जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको एनी हाउ याद रहने चाहिए, वो पहला ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसी का नाम बदल बदल के वो सब कर दिया, तीसरा ये समता वाला, और चौथा आपके ये वाला जो लास्ट अपन ने पढ़ा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। ठीक है, तो ये सब जो किसके संगठन थे, आपके डॉक्टर अंबेडकर के संगठन हमने पढ़ लिए। इनकी जो पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स थी वो सब देख लिया, इनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो सब देख लिया। अब आगे हम चलते हैं इनकी किताबों के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी किताबें हैं, एक एक करके हम बात करेंगे, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताबें लिखी उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये तो वही है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे, उसके बाद थीसिस की थी। याद करो डीएससी अपन ने पढ़ा था कि लंदन से डीएससी की, उस समय थीसिस लिखी। थीसिस का नाम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या, और उसी को बाद में बुक के रूप में लिख दिया। तो ये पीएचडी का उनका थीसिस था। एक उनकी बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट का एक तरीके से किस तरीके से खत्म किया जाए। तो जाति प्रथा की तीखी आलोचना और उन्मूलन का आह्वान किया गया कि जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। एक उनकी बुक थी जिसका नाम था हु वर शूद्रास, शूद्र कौन थे। तो शूद्रों की ऐतिहासिक जो बातें हैं, ऐतिहासिक स्थिति क्या थी और उत्पत्ति क्या हुई, तो वो यहाँ पर बताई गई है। ये जो बुक है उन्होंने ज्योतिबा फुले को समर्पित की थी। ज्योतिबा फुले जिनके बारे में हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि जो दलितों की शिक्षा को लेकर, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर पूरे भारत के अंदर पहली बार किसी ने जागृति फैलाई, तो वो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। तो उनको समर्पित एक बुक की है जिसका नाम क्या है, हु वर शूद्रास। इनकी एक बुक का नाम है अनटचेबल्स, हु वर दे, अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये तीनों किताब अपन देखेंगे तो तीनों किताब किससे संबंधित है, जो कास्ट सिस्टम से, शूद्रा से, अनटचेबल से। इनकी एक और किताब है जो इसी से संबंधित है, ये वाली, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर शूद्रा। शूद्रास के लिए गांधी ने और कांग्रेस ने क्या किया है। 1945 के अंदर बुक लिखी जिसमें कि गांधी की और कांग्रेस की तीखी आलोचना की कि इन्होंने किया क्या है दलितों के लिए। तो वो किताब इन्होंने लिखी। एक लिखी वेटिंग फॉर ए वीजा, ये इनकी एक तरीके से आत्मकथा है। इन्होंने पूरे अपने जीवन के अंदर क्या क्या उनके साथ कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुए उसके ऊपर लिखा। तो ये पांचों किताबें जो है किससे संबंधित है, कास्ट से। एक बार पांचों किताबों को, कास्ट वाली को एक बार फिर से देखेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास, अनटचेबल, हु वर दे, वेटिंग फॉर ए वीजा, और एक आपके व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर शूद्रा। ठीक है, ये 5 किताबें। अब चलते हैं, ये चले गए थे किसमें, बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म पर इनकी 3 किताबें हैं। एक तो है बुद्धा एंड हिज धर्मा, धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। आपको पता है धम्म नीति है बौद्ध धर्म की, तो बुद्धा एंड हिज धम्म। एक उन्होंने बुक लिखी है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बौद्ध धर्म को साम्यवाद से, कम्युनिज्म से तुलना करते हुए। और ये याद रखना ये इनकी आखिरी किताब है, इनकी आखिरी किताब थी, उसके बाद में इनकी डेथ हो गई थी, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये 2 किताबें जो है इन्होंने बौद्ध धर्म पर लिखी है, याद रखना। एक तो क्या, बुद्धा एंड हिज धम्म, और दूसरा क्या, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब चलते हैं पाकिस्तान के विभाजन को लेकर बात करते हैं। 1940 में जब पाकिस्तान के विभाजन की बातें चल रही थी तो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन किया। तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। इनको लगता था कि भाई एक रहना भी कोई समस्या का समाधान है नहीं, जो पटेल को लगता था। आप कहीं कहो कि नहीं ये गलत बात है, एक रहना चाहिए था। पटेल ने तो साफ साफ कहा है कि यदि पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तो भारत के हर ऑफिस के अंदर एक पाकिस्तान होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि एक देश बना देना चाहिए पाकिस्तान। तो यही बात डॉक्टर अंबेडकर अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे। तो इनके द्वारा 2 बुक पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई है। एक है पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, और एक बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव पर अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने समर्थन किया है। और एक बुक है क्या, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बुक इन्होंने गांधी जी को समर्पित की, गांधी एंड गांधीजम। समर्पित तो क्या की, आलोचना की है, गांधी एंड गांधीजम।
ठीक है। एक बुक इनकी स्टेट एंड माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लिखी गई एक बुक, और एक बुक इनकी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। आपको पता है आज़ादी के बाद इस बात पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, एसके धर आयोग बनाया गया, खूब सारे आयोग बनाए गए, तो एक बुक इन्होंने इनके ऊपर लिखी है। तो अब कुल मिलाकर हमने ये इतनी सारी किताबें पढ़ ली। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रहेंगी? मैं कह रहा हूँ एक बार आपने किताबों के नाम पढ़ लिए और बेसिक आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किन किन चीज़ों पर बोला है। कास्ट पर बोला है, बौद्ध धर्म पर बोला है, पाकिस्तान पर बोला है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बोला है, माइनॉरिटीज़ के बारे में बोला है। इन दोनों के बारे में तो आगे मैं और बताऊंगा। जैसे कि एक मैं आपको इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़। अब ये बुक 1947 में लिखी है मैंने, लेकिन आपको ये ईयर याद नहीं करवाया। क्यों नहीं याद करवाया? इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। देखो हमारे संविधान सभा की कई सारी समितियां बनी थी, आपको पता होगा हमारे संविधान सभा की कई सारी समितियां बनी थी। हम उन समितियों के रेफरेंस में सिर्फ एक बात नॉर्मली पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नई बातें बताऊं, कुछ और समितियों के सदस्य के रूप में भी थे डॉक्टर अंबेडकर। उसमें से एक कमेटी थी, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उसके सदस्य के रूप में थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। 1946-47 में ये काम हो रहा था, तो इसी समय इन्होंने बुक लिख दी। कौन सी? स्टेट एंड माइनॉरिटीज। कब लिखी? 1947 में। भाषाई आधार पर जो विवाद है 1950 के आसपास चल रहा था, इसी समय में इन्होंने ये बुक लिखी है। बौद्ध धर्म को 55 में अपनाया, तो बुद्धा एंड हिज धर्मा 57 के अंदर लिखी है, और इनकी आखिरी बुक ये भी 57 में, बुद्धा ऑन कार्ल मार्क्स। तो ये समय को भी आप बहुत इजीली गैस कर सकते हो। यदि आप इनकी पूरी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें तो इजीली जो इनको गैस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने बातें की। इनका समाचार पत्र का नाम क्या था? मूक नायक। याद रखना, समाचार पत्र इनका कौन सा था? मूक नायक। 1920 में मराठी भाषा में मुंबई में छपता था। मुंबई के अंदर कौन सी भाषा में? मराठी में। और कौन सा? मूक नायक। तो मैं याद रख लेना, मैं याद रख लेना। क्या? मूक नायक, मराठी और मुंबई। और एक और था बहिष्कृत भारत, इनके द्वारा संस्था बनाई गई थी ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसीलिए एक इनका और पत्र न्यूज़पेपर था बहिष्कृत भारत 1927 में मराठी में। और इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? समता। समता दल देखा था और समता नामक पत्रिका। दो न्यूज़पेपर, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। तो ये हमने क्या पढ़ा? डॉक्टर अंबेडकर के कौन कौन सी बुक्स थी, मतलब उनकी राइटिंग्स के बारे में बात की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। हिस्ट्री का आई थिंक लास्ट टॉपिक बचा, उसके बाद पॉलिटी वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। हम एक बार हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं, और वो है सामाजिक सुधार आंदोलन। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महाड़ सत्याग्रह जो किया गया, ये क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग को अपना अधिकार स्थापित किया। वहां पर जो तालाब था वहां से दलितों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, तो इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। महाड़ सत्याग्रह 1927। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927 को, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर जाके डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना होती है कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उनका मानना यह है कि इसमें दलितों पर भेदभाव के बारे में लिखा गया है, जबकि कुछ लोग इसकी जो व्याख्या है वो अलग तरीके से करते हैं। उनका कहना है कि मनुस्मृति के अंदर दलितों के भेदभाव के बारे में नहीं लिखा हुआ। चलो, वो उनकी पॉलिटिकल आपस में आइडियोलॉजी है। तो ओवरऑल हम बात करें, 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने मनुस्मृति को जलाया। तब गांधी जी ने इनको कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए चुनौती है, हिंदू धर्म के दुश्मन है, हिंदू धर्म के लिए चुनौती है। किसने कहा? गांधी जी ने। किसको कहा? अंबेडकर को। किस मौके पर? जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया सार्वजनिक रूप से, लोगों को इकट्ठा करके। कब? 25 दिसंबर 1927। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कुछ ऐसे आंदोलन शुरू किए गए, मंदिर प्रवेश, जैसे ये जल सत्याग्रह को लेकर था, ऐसे कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए गए कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इस बात को बंद किया जाए। इसको लेकर 3 आंदोलन है। एक है अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह 1927 का,
एक है पार्वती सत्याग्रह 1929 का, और एक है कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 का। सबके अंदर बिंदु वही है कि दलितों का प्रवेश होना चाहिए। तो अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने अमरावती के अंबा देवी मंदिर में प्रवेश का प्रयास किया और उच्च जाति के लोगों ने इनका विरोध किया। पार्वती सत्याग्रह ये पुणे के अंदर है। देखो, पै से पै पुणे के अंदर पार्वती, ए से ए यानी कि आपके अमरावती के अंदर अंबा देवी, ठीक है। और कालाराम वाला जो है ये नासिक के अंदर है। तो ये आपको सीक्वेंस और वो थोड़ा सा याद रहे कि 1927 में कौन से मंदिर को लेकर, अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह, 1929 के अंदर पार्वती सत्याग्रह, और 1930 के अंदर कालाराम मंदिर प्रवेश, जो कि नासिक के अंदर आयोजित प्रमुख सत्याग्रह था। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें कर ली हिस्ट्री वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो है आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस को जो वो अरेंज करके दे दिया और उसका एक बेसिक जो आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में योगदान को लेकर, यानी कि अब प्योरली क्या बात शुरू होती है आपके पॉलिटिकल साइंस वाली, जो सेकंड ग्रेड वाली जो बातें हैं, जो कि आपके ज़्यादा काम आनी है। तो वो आपकी जो बातें मुख्य रूप से यहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कई बीच में ऐसे जंप करके आएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था आप जंप कर सकते हो, तो आएंगे तो पता लग जाए कि यहाँ से शुरुआत हुई है। वैसे तो सारा ही पढ़ लेना चाहिए, 27 मिनट के अंदर कौन सी मौत आ जाएगी, अपन वीडियो देख लेंगे तो, है ना। चलो भाई, तो हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में इनका क्या योगदान था। संविधान सभा में क्या योगदान था उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये कैसे क्या जीते थे, कैसे क्या हारे थे। सबसे पहली बात तो 1946 के अंदर जब चुनाव हुए तो संविधान सभा के, तो ये बम्बई से चुनाव लड़े थे। कहाँ से चुनाव लड़े थे? बम्बई से। लेकिन बम्बई से ये चुनाव हार गए थे। कौन सी पार्टी से लड़े थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कौन सी पार्टी से लड़े थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बम्बई से चुनाव लड़े थे, यहां से चुनाव हार गए थे। लेकिन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सीट आ गई थी भाई, इनकी एक सीट आ गई थी। कहां से आ गई थी? बंगाल से। बंगाल में एक सीट थी जिसका नाम था जैसोर खुलना। जैसोर खुलना नामक एक सीट थी जिसमें नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल के अंदर ये जीत गए थे। एक सीट आई थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, जो कि बंगाल से आई थी, और ये सीट इन्होंने वैकेंट कर दी और इनके स्थान पर बाद में वापस चुन लिए गए। कौन? डॉक्टर अंबेडकर यहां पर वापस चुन लिए गए। ठीक है, लेकिन तभी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। आजाद होता है तो एक प्लान था जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान के तहत दो अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जानी थी, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। और जब ये पाकिस्तान वाली संविधान सभा बनी तो ये बंगाल का जो हिस्सा, पूर्वी बंगाल वाला जो था, पूर्वी पाकिस्तान वाला जो था, यानी कि आज का बांग्लादेश, ये हिस्सा उधर चला गया। तो ये सीट फिर से क्या हो गई? रिक्त हो गई। तो इनके लिए जो सीट छोड़ने का काम किया इस बार M.R. जयकर ने। किसने किया? M.R. जयकर ने। कहां से किया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तो याद रखना संविधान सभा में कौन सी प्रेसिडेंसी से थे? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, उसके बाद यदि हम थोड़ी और बात करें तो संविधान सभा का काम तो चलो ठीक है निपट गया। 1949 में क्या बना दिया गया? विधि मंत्री, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। और 1951 में इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। 1952 का लोकसभा चुनाव फिर से लड़ा। 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए। बम्बई के अंदर फिर इन्होंने चुनाव लड़ा, वही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा। नारायण काजेलकर जो इनके सामने थे और कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर चुनाव जीत गए। डॉक्टर अंबेडकर यहां पर भी चुनाव हार गए। जब यहां पर चुनाव हारे तो इनको राज्यसभा से भेजा गया। कहां से भेजा गया? राज्यसभा से भेजा गया। फिर उसके बाद में 1954 में उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए। इन्होंने बाई इलेक्शन का फिर चुनाव लड़ा और फिर हार गए। 1954 वाला चुनाव भी ये हार गए। तो इस तरीके से बहुत सारे चुनाव जो है वो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर हार गए थे। ठीक है, तो चलो संविधान सभा में प्रवेश, तो प्रवेश वाली सारी बातें अपन ने पढ़ ली। प्रारंभ में बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, अनुसूचित जाति परिसंघ यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे। भारत विभाजन के बाद इनकी सीट बंगाल में चली गई थी और इसके बाद वे बंबई प्रांत से चुन के आए थे। M.R. जयकर ने अपनी सीट खाली की थी। और इससे पहले एक बात इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया नोट्स में। जैसूर खुलना सीट जोगेंद्र नाथ मंडल की जीत हुई
सीट थी और वो सीट उनके लिए खाली की गई थी। 52 के लोकसभा चुनाव में बंबई में नारायण काजोलकर से हार गए थे और राज्यसभा में भेजे गए थे, और 54 के उपचुनाव में पुनः हार गए थे। तो ये दोनों बातें अपन ने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि सेशन कौन सा था? संविधान सभा का 5वां सेशन था, है ना। इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संविधान सभा का ये कौन सा सेशन था? 5वां सेशन था। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में अपन पढ़ते ही हैं। फिर है कि संविधान का प्रारूप, इन्होंने संविधान का प्रारूप कब रखा था? 4 नवंबर 1948 को। और जब प्रारूप रखा था उस समय में कितने आर्टिकल थे? 315 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। जबकि एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल। जबकि जब प्रारूप पहली बार रखा गया था तब कितने थे? 315। कब रखा गया था? 4 नवंबर 1948। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर को उनकी भूमिका के कारण भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु कहने का कारण ये है, उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए थे। हिंदू कोड बिल के कारण उनको क्या कहते हैं? आधुनिक मनु। क्योंकि मनु स्मृति जो है वो उसमें खास तौर पर ये विवाह, संपत्ति, इससे संबंधित मामले ज्यादा दिए गए, तो इसीलिए हिंदू कोड बिल में भी लगभग यही बात है, इसीलिए इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। एक विद्वान है के.वी. राव, इन्होंने भारतीय संविधान की जननी कहा है। के.वी. राव, ठीक है, के.वी. राव। ठीक है, ये बंबई से चुनाव वाला अपन देख लिया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका, ये तो हम जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन ये वाली बात और याद रखना, क्या? मैं बताता हूं आपको। आपको पता है एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो समिति जिसके पास खूब सारे काम थे, फंडामेंटल राइट वाला काम था, जिसके पास माइनॉरिटी को देखने का काम था, जिसके पास ट्राइबल के लिए देखने का काम था। ट्राइबल भी 3 प्रकार के, है ना, उनको सबको देखने का काम था। अब ये डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के भी सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? इस समिति के भी सदस्य थे। इसके लिए आपको पता है फिर एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। माइनॉरिटी के लिए एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जो है वो आपके एच.सी. मुखर्जी थे, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर इस उप समिति के भी सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर इस उप समिति के भी सदस्य थे। इसीलिए याद करो, डॉक्टर अंबेडकर की बुक है 1947 के अंदर क्या? स्टेट एंड माइनॉरिटीज। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, तो ये इन दोनों उप समिति के क्या थे? सदस्य थे। और ओवरऑल उप समिति के भी क्या थे? सदस्य थे। तो ये यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, मौलिक अधिकार इस समिति के सदस्य थे, मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य थे, और अल्पसंख्यकों पर उप समिति के सदस्य थे। और उनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? स्टेट एंड माइनॉरिटीज। कौन सा दस्तावेज तैयार किया था? स्टेट एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, जिसमें बताया था कि माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट होने चाहिए, वो सब बताया था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा का है। ठीक है, और डीपीएसपी को और मौलिक अधिकारों को इनको क्या कहा है? संविधान की अंतरात्मा। ठीक है, तो ये सब बातें अपन ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं था। एक बीच में बात आ गई बौद्ध धर्म वाली, ये हिस्ट्री वाले पॉइंट में रह गई थी। वो क्या कि नासिक में पहली बार इन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही थी, कि मैं सोच रहा हूं उस बारे में। और श्रीलंका के अंदर एक बौद्ध यहाँ पर SC नहीं SL आएगा, श्रीलंका। श्रीलंका के बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में जाने की इन्होंने घोषणा की थी। श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन था, उसके अंदर इन्होंने घोषणा की कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा। पहले तो इन्होंने ये कहा था मैं धर्म परिवर्तन के बारे में सोच रहा हूँ, फिर श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया। और फाइनली गए कब? 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, ये याद रखना, नागपुर इसलिए भी विशेष है, नागपुर आपको पता है RSS का गढ़ है। RSS यानी कि हिंदू धर्म की जो प्रमुख संस्था के रूप में जानी जाती है, उसका गढ़ है। ठीक है, तो नागपुर जो वो RSS का गढ़ है, और यहीं पर इन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया था। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया था। 1948 में इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। शारदा कबीर नामक महिला थी, उनके साथ डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी शादी कर ली 1948 के अंदर। और डॉक्टर अंबेडकर को 1990 91 का मरणोपरांत रूप से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं इनके प्रमुख कथनों पर या प्रमुख विचारों पर। अब होता क्या है कि सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है, या फिर ये विचार डॉक्टर अंबेडकर का था कि नहीं था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर के कुछ पॉलिटिकल विचार जो थोड़े से अलग थे, जो नॉर्मली हम सोचते हैं उससे थोड़े से अलग थे, उनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, इन्होंने ग्राम स्वराज की आलोचना की, जो पंचायती राज है इसकी आलोचना की। ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्थाएं अभी के लिए, यानी कि जब संविधान लागू हो रहा है उस समय के लिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने कहा कि जो गांव है वो कास्टिज्म के, जातिगत भेदभाव के सबसे बड़े अड्डे हैं। उन्होंने क्या कहा? जो गांव है वो कास्टिज्म के सबसे बड़े अड्डे हैं। एक मिनट करना। तो ये जातिगत भेदभाव के सबसे बड़े अड्डे थे गांव। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको हम अभी नहीं लागू कर सकते जब तक कि गांव के लोगों में इतनी शिक्षा ना आ जाए, जबकि गांव के लोग इतने मॉडर्न ना हो जाए कम से कम विचारों से, तब तक गांव सबसे बड़े भेदभाव के अड्डे हैं। और यहां पर पंचायती राज व्यवस्था जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, और यदि हो गई तो दलितों को तो वहां पर कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। और पंचायतों के अंदर ये सरपंच वगैरह की जो व्यवस्था है, इसके माध्यम से अभी तक जो दलितों पर सामाजिक रूप से दबाव बनाया जाता था, अब राजनीतिक रूप से भी बनाया जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर हम जो है वो ऐसे व्यक्ति को सरपंच नहीं बना सकते जो कि जातिगत भेदभाव की मंशा रखता हो, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। और गांधी जी का आपको पता ही, वो चाहते थे पंचायती राज होनी चाहिए, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था पंचायती राज नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये जो आपके धरने वगैरह जो तुम लोग करते रहते हो, या जो शांति, ये जो प्रदर्शन वगैरह जो करते रहते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इनका एक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो चीजें थी उस समय में जायज थी जब लोगों के पास कोई संवैधानिक उपाय नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास में कोई तरीका नहीं था, इसलिए कुछ हद तक ये जायज थी। लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं और आज हमारे पास सारे अधिकार हैं। इस वजह से आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, आंदोलन का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये धरने, प्रदर्शन, बंद करना, भारत बंद जैसे आह्वान, सड़कें रोक के बैठ जाना, इन्होंने कहा अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए स्वतंत्र भारत के अंदर। ये सब चीजें क्या है? अराजकता के प्रतीक हैं, अनार्की। आप क्या ये चाहते हो कि भारत के अंदर कोई व्यवस्था ना हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी आके सड़कें घेर के बैठ जाए? डॉक्टर अंबेडकर का तो कम से कम ये मानना है कि जब आपके पास संवैधानिक उपाय है, जब आपके पास अपनी बात रखने का, घर पर बैठकर आंदोलन करने का, या किसी जगह पर कुछ समय के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, जब आपके पास अपने नेताओं पर दबाव बढ़ाकर संसद में बात उठवाने का दबाव है, जब आपके पास में अपनी मीडिया में बात रखने का मौका है, और मीडिया नहीं तो चलो ये कुछ लोग कह सकते हैं मीडिया में सब लोगों को बराबर समय नहीं मिलता, तो सोशल मीडिया में तो समय है। तो ऐसे समय में ये जो उपाय है ये असंवैधानिक है, अराजकता के प्रतीक है, ये सब स्वतंत्र भारत में नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर का क्या मानना था? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, या फिर हमारे शासन की आधारभूत जो इकाई है वो व्यक्ति है। हमारे शासन की जो आधारभूत इकाई है वो व्यक्ति है, ना कि राष्ट्र। यानी कि जब कभी हमें सोचना पड़ जाए, कोई डायलेमा हो व्यक्ति बनाम राष्ट्र का, तो हम व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे, व्यक्ति के अधिकारों पर को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। व्यक्ति हमारे लिए जो सुप्रीम है, व्यक्ति हमारे शासन की फाउंडेशनल यूनिट है, आधारभूत इकाई है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने यहां पर कहा। और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या विचार दिए गए? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली 1947 के अंदर, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जो हमने 26 जनवरी 1950 को, या फिर कहें जो हमने 26 नवंबर 1949 को पाया, वो थी देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र।
जो हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया, इट वॉज जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो हमें मिला वो था सामाजिक लोकतंत्र, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ, क्योंकि उस दिन सब लोगों के साथ इक्वालिटी के व्यवहार पर चर्चा की गई, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात की गई। तो इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने इस विचार पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। अंबेडकर ने एक चीज का और बड़ा विरोध किया, वो किया नायक पूजा, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, किसी एक व्यक्ति को नायक, ये आपके आधे से ज्यादा विचार तो ऐसे लग रहा है गांधी जी का ही विरोध कर रहे हैं सिर्फ। गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थक, गांधी जी आंदोलन धरनों प्रदर्शन में रहने वाले, 1 मिनट में भूख हड़ताल पर बैठ जाने वाले, गांधी जी की पूरे देश ने नायक पूजा की है। तो इन्होंने यहाँ पर भी कहा हीरो वर्शिप नहीं चलेगी। तो यहाँ पर अधिकतर जगह पर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात किसकी कर रहे हैं, आपके इसी प्रकार की गांधी जी के विरोध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या देश में क्या नहीं चलनी चाहिए, हीरो वर्शिप नहीं चलनी चाहिए, नायक पूजा नहीं चलनी चाहिए। क्या किसी एक व्यक्ति को आप इतना महान बना देते हो कि पद से भी जो अधिक बड़ा हो जाए, राष्ट्रपिता की आप उसे संज्ञा दे दो। तो इस तरीके से अंबेडकर ने इस बात की भी क्या की है, आलोचना की है। ये सारे हम विचार पढ़ रहे हैं और इन सारे विचारों से इनके क्वेश्चंस आते हैं। एक काम करते हैं, अब मैं आपको सारी बातें पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ देंगे, सारे बता देंगे, पर मुझे पहले मेरे हिसाब से चलने दो। तो हमारा जो संविधान है, एक तरीके से हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, उससे एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत फेमस, बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसका नाम दिया जाता है ग्रामर ऑफ अनार्की। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम भाषण किस नाम से जाना जाता है, ग्रामर ऑफ अनार्की। उन्होंने कहा ये जो अनार्की की आपने जो अभी तक ग्रामर सीख रखी है सारी भुला दूंगा। कौन सी अनार्की की ग्रामर, अनार्की की ग्रामर भूख हड़ताल पर बैठ जाना, अनार्की की ग्रामर धरने प्रदर्शन के लिए सड़कें रोक के बैठ जाना, अनार्की की जो ग्रामर की आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ मेरी बात माननी पड़ेगी, अनार्की की ग्रामर की जो आत्महत्या की धमकी देना, ये ग्रामर है किस चीज की, अनार्की की। सबको भूल जाओ, अब आप सामाजिक लोकतंत्र में हो, सोशल डेमोक्रेसी में हो, सब लोगों के लिए बराबर अधिकार है, राजनीतिक लोकतंत्र है, आपके पास में अपनी बात रखने के ढेरों विकल्प है, ये विकल्प जो नहीं चलेगा आपके वाला। तो बस यही कह रहे हैं। सबसे पहला कार्यशील संसदीय लोकतंत्र का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सभी सदस्य अनुशासन के नियम के आगे झुक जाते, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की सिर्फ यदि बात मानते तो हमारा संविधान इतना अच्छा नहीं बन पाता। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी कुछ लोगों की, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने की गलत बात को गलत बोला, कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय के जो हीरो वर्शिप के तहत महान हीरो जो थे उन्होंने जो विचार रखे उसके खिलाफ बोला, इसलिए हमारा संविधान इतना अच्छा बन पाया। तो यही यहाँ पर कहते हैं कि संविधान सभा के सभी सदस्य दल अनुशासन के नियम के आगे नहीं झुके। दल अनुशासन मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं हुआ, जरूरी नहीं था सभी सदस्यों ने वैसी बात कही, कांग्रेस के सभी सदस्यों ने अलग अलग बातें कही, तो दल अनुशासन के नियम के आगे नहीं झुके। तो इस संविधान सभा की कार्यवाही अत्यंत नीरस होती यदि ऐसा करते। तो वो दल अनुशासन अपनी पूरी कठोरता में इस सभा को हाँ में हाँ मिलाने वालों की सभा में बदल देता। और कुछ लोगों के बारे में उन्होंने विशेष धन्यवाद दिया कि हम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ लोग विद्रोही थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ लोग विद्रोही थे जिन्होंने अपने दल के अनुशासन से बाहर जाकर दल के प्रमुख नेता के खिलाफ भी बातें कही। और कुछ लोगों का विशेष नाम लेते हैं, श्री कामत, PS देशमुख, श्री सिद्धवा, प्रोफेसर सक्सेना, पंडित ठाकुरदास भार्गव, KT शाह और हरदेनाथ कुंजरू। इन लोगों का विशेष नाम लेते हुए कहते हैं कि सौभाग्यशाली है हम जो लोग ये लोग विद्रोही थे, अपनी पार्टी के लिए विद्रोही थे, इनकी वजह से अच्छा संविधान बना। इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अच्छे मुद्दे उठाए। किनका नाम लिया, KT शाह, हरदेनाथ कुंजरू, सक्सेना, पंडित ठाकुरदास भार्गव, इनका। और अगली बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा संविधान अच्छा बनाने से कुछ नहीं होगा, हम कल संविधान को कर रहे हैं लागू, 26 नवंबर को पारित कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। डिपेंड करता है कि संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले लोग कैसे हैं।
वो यदि बुरे हुए आगे आने वाले दिनों में इस संविधान को चौपट करके छोड़ देंगे। तो यहां पर वो क्या कहते हैं कि कोई संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग खराब है तो उसका परिणाम भी खराब ही होगा, और चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। संविधान केवल राज्य के अंगों की व्यवस्था कर सकता है। और क्या कहा, राष्ट्र के ऊपर पंथ या विचारधारा को रखने के खतरे। उन्होंने कहा कि जो जो पार्टियां नेशन से ऊपर पंथ को रखती हैं वो हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। तो ये सब बातें कही, क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या देश से ऊपर पंथ को रखेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है यदि दल देश के ऊपर पंथ को रखते हैं तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी, फिर से हम गुलाम हो जाएंगे, और संभव है इस बार तो सदा के लिए नष्ट हो जाए। और इस संभावना से हमें दृढ़ संकल्प के साथ सावधान रहना चाहिए कि हमें अपने अंतिम रक्त बिंदु तक स्वतंत्रता के नियम की इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सब बातों पर क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार के। और क्या कहा उन्होंने, और कहा सत्याग्रह क्रांति के विरुद्ध तर्क अर्थात अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ अनार्की। ये जो सत्याग्रह जो तुम्हारे जो है ना, ये आमरण अनशन सत्याग्रह, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ऑफ अनार्की है। तो जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं थे तब असंवैधानिक उपायों के लिए कुछ हद तक औचित्य था, उसमें भी कहते हैं कुछ हद तक, लेकिन जहां संवैधानिक उपाय खुले हैं वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये केवल अराजकता का व्याकरण है और जितनी शीघ्रता से इन्हें त्याग दिया जाए हमारे लिए उतना बेहतर होगा। और क्या कहा उन्होंने, राजनीति में नायक पूजा तानाशाही की सुनिश्चितता। उन्होंने कहा यदि आप किसी हीरो को पूजोगे, किसी को हीरो बनाओगे तो तानाशाह की तरफ लेके जा रहे हो देश को। देश को किस तरफ लेके जा रहे हो, तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हो। तो कहा भारत में भक्ति या जिसे नायक पूजा कहा जा सकता है राजनीति में ऐसी भूमिका निभाती है जिसकी तुलना विश्व के अन्य देश की राजनीति से नहीं की जा सकती। बोले कि भारत में जितनी हीरो वर्शिप चलती है उतनी तो किसी दूसरे देश में नहीं चलती। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, धर्म के अंदर आप भक्ति दिखाओ चलेगा, लेकिन राजनीति में नहीं दिखा सकते आप। राजनीति में दिखाओगे तो मुक्ति नहीं पतन की ओर लेके जाएगा, राजनीति में दिखाओगे तो मुक्ति नहीं किसकी तरफ लेके जाएगा, पतन की तरफ लेके जाएगा। और इन्होंने क्या कहा, सामाजिक लोकतंत्र, वो जो अपन कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 को तो हम केवल राजनीतिक लोकतंत्र मिला था और अब जाके हमें क्या मिल रहा है, सामाजिक लोकतंत्र। उन्होंने कहा राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब लोगों के अंदर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं होगी, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक ना एक दिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खत्म होनी ही होनी है। तो वही बात इन्होंने की, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाए। ये तीनों एक त्रेई का निर्माण करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं, इनमें से किसी एक दूसरे से अलग अलग रखना लोकतंत्र के उद्देश्य को पराजित करता है। और देखते हैं क्या कहा, एक सच्चा राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर कहा कि भारत में जातियां हैं, यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी वास्तविकता बन सकता है जब एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समानता, स्वतंत्रता केवल रंग रोगन से अधिक गहरी नहीं होगी। देखो मैं एक बात आपको समझा देता हूं, जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनके द्वारा 3 विचार दिए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और इन तीनों पॉइंट को प्रेम्बल में भी रखा गया, प्रस्तावना में भी रखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता ये होनी जरूरी है, इक्वालिटी मतलब कि समानता ये होनी भी जरूरी है, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, भाईचारे की भावना, दूसरे को खुद का समझने की भावना ये होनी जरूरी है। आप किसी एक कास्ट को अपना भाई बंधु नहीं समझोगे तो वो धीरे धीरे अलग होती जाएगी, किसी एक धर्म को नहीं समझोगे वो धीरे धीरे अलग होती जाएगी, किसी एक क्षेत्र को नहीं समझोगे वो धीरे धीरे अलग होती जाएगी और अंततः देश के पतन की तरफ लेके जाएगी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यदि किसी देश के अंदर लिबर्टी है, इक्वालिटी है, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है, वो देश भी नहीं टिक पाएगा। स्वतंत्रता खूब है, एक व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, समानता भी खूब है, लेकिन एक जाति के साथ या एक धर्म के साथ या एक नॉर्थ ईस्ट के साथ या किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव होता है तो धीरे धीरे वो कास्ट या वो धर्म या फिर वो क्षेत्र अलग होने की मांग करने लगेगा, क्योंकि आपने लिबर्टी तो दे ही रखी है, बस फ्रेटर्निटी नहीं दे रखी। फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो इस लिबर्टी का भी वो फायदा उठाएगा,
डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यदि किसी देश के अंदर लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, बस इक्वालिटी नहीं है। ऐसे भाईचारा किस काम का जिसमें कि समानता नहीं है। एक बहुत अमीर हो जाए, दूसरा बहुत गरीब हो जाए, एक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए, एक के ऊपर कुछ ना लगाया जाए और फिर कहे कि तुम आपस में भाई भाई की तरह रहो। ऐसी फ्रेटर्निटी भी किस काम की, ये देश भी लंबा नहीं चल पाएगा। किसी देश के अंदर इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, बस लिबर्टी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जिसकी आवाज को दबाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना में इक्वालिटी भी मिल सकती है, फ्रेटर्निटी भी मिल सकती है, लेकिन लिबर्टी नहीं है। इस देश का भी अंततः क्या होना है, अंत होना है। यदि तीनों को साथ चलना है तो तीनों के बीच में क्या होना पड़ेगा, एक बैलेंस होना पड़ेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर यहां पर कहना चाहते हैं। ठीक है, भारत की संवैधानिक कल्पना को सुरक्षित रखने पर अंतिम शब्द क्या कहे, यदि हम उस संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें हमने जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया, तो हमें अपने मार्ग में उपस्थित बुराइयों को पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए और लोगों द्वारा जनता के सरकार के स्थान पर जनता के लिए सरकार को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी। मुख्य रूप से क्या कहा, किसको ज्यादा प्राथमिकता दो, जनता के लिए सरकार, जनता के लिए सरकार, इसको प्राथमिकता दो, नहीं उन्हें दूर करने की अपनी पहल में कमजोर पड़ना चाहिए। यही देश सेवा का एकमात्र मार्ग मुझे दिखता है। और क्या कहा, हमारे संविधान की मूलभूत इकाई किसको माना, व्यक्ति को, ना कि किसी राष्ट्र या खास समुदाय को। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पर कही। अंबेडकर के विचारों के मुख्य पहलू में इकाई के रूप में व्यक्ति, अंबेडकर का मानना था संविधान को व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए, खास तौर पर हाशिए पर पड़े समुदाय के लोगों की। संवैधानिक देशभक्ति, ये बहुत अच्छा एक शब्द दिया है, इसको भाई थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। संवैधानिक देशभक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म। इन्होंने कहा हालांकि वे राष्ट्रवादी थे, वे उनका राष्ट्रवाद सिर्फ एक एकीकृत राज्य बनाने की बजाय व्यक्तियों के लिए न्यायपूर्ण समाज बनाने पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्र का निर्माण लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर होना चाहिए। कहने का मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर है उनको यदि हमें देशभक्ति की एक परिभाषा देनी है तो उनके लिए देशभक्ति की कौन सा शब्द आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म, संवैधानिक देशभक्ति। वो राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं थे, नेशनलिज्म के विरोधी नहीं थे, पर उनका मानना था कि नेशन बनेगा संविधान से, संविधान के लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के विचार से। तो उन्होंने कौन सा विचार दिया, संवैधानिक दायित्व का विचार, संवैधानिक देशभक्ति का विचार दिया। और क्या किया उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने पारंपरिक भारतीय गांव स्तर की व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिस्टमैटिक उत्पीड़न का तरीका है। जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक असमानता का मुख्य कारण वो इसको मानते थे। उनको वो कहते थे स्थानीयता का दलदल है जो कि आगे नहीं बढ़ने देता लोगों को, जातिगत असमानता को बनाए। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब जो है वो यही कहते हैं कि वो अंबेडकर ने गांवों को क्या बताया, क्रूर और दमनकारी सामाजिक प्रथाओं का केंद्र मानते थे। ये सब जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। मतलब इसलिए मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ कि भारत के अंदर गांवों की आलोचना करना, नॉर्मली किसी आपको रील पर यदि व्यू चाहिए तो उसके अंदर क्या कर दो, शहरों की बुराई कर दो और गांवों की थोड़ी सी तारीफ कर दो, उस पर क्या व्यूज आएंगे, क्या व्यूज आएंगे, मतलब मिलियंस के अंदर व्यूज आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर उस समय में कह रहे गांव जो है ये आपके समस्याओं के केंद्र है। ये बात कहना भारत के अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जहां रहते हैं उससे हमें इतना लगाव होता है कि हम सच्चाई देख नहीं पाते कि गांव जो है वास्तव में व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। शहर में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को साथ वाले व्यक्ति से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि वहां पर कोई किसी को प्रेम नहीं करता। अरे प्रेम छोड़ो, गांव के अंदर टांग खींचते उसका क्या करें, कम से कम कोई टांग ही ना खींचे तो ही आगे बढ़ जाए। एक होता है किसी को हाथ पकड़ कर आगे लेके जाना, एक है किसी के साथ न्यूट्रल रहना, एक है किसी व्यक्ति की टांग खींचना। मान लिया कि शहर किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ कर आगे नहीं खींच के लेके जाते, लेकिन वो टांग भी नहीं खींचते। ये समस्या मैं नहीं कह रहा भाई, अंबेडकर कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे, मेरे पर कोई आप ना लगाए। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे जो है वो आप 3 प्रश्नों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, मन ही मन सोच लेंगे और इसका आंसर सोचेंगे क्या आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में किसको माना है, व्यक्ति को। किसको माना है, व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन, कौन सा गठन 25 नवंबर 1949 को
संविधान सभा में दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है। राजनीति में भक्ति वाली बात कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। ये लिबर्टी इक्वालिटी बात कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। सामाजिक लोकतंत्र वाली बात कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। ये वाली बात अपन ने नहीं पढ़ी कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है क्योंकि अधिकार के अंदर कर्तव्य शामिल है, ये वाली बात इन्होंने इस दिन नहीं कही। ठीक है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। 8वां, ये अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 8वां मुझे बताएंगे, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। इनमें से कौन सी चीजें अंबेडकर कहते हैं कि सही नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सही नहीं है? पहला, ग्राम स्तरीय पद सोपान, और भी कोई है क्या इसमें? थर्ड, हीरो वर्शिप। ठीक है ना, ये दो चीजों को अंबेडकर सही नहीं बताते हैं। एक पहला जिसमें वो क्या कहते हैं, गांवों के अंदर ये जो पदस्थोपान है उसको, और दूसरा किसे, हीरो वर्शिप। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तो ये समर्थन में है, गांधी जी विरोध में है, ये तो समर्थन में थे। सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र के, लोकतंत्र क्या है, सोशल जस्टिस का पहला रूप है, तो किसे नहीं मानते हैं, तो 1 और 3 बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में हमने बात की। मुख्य रूप से हमने बात किसकी की, 25 नवंबर को उनका जो भाषण था, ग्रामर ऑफ अनार्की के नाम से जो जाना जाता है, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही। ठीक है, इसके अलावा कुछ और विषयों पर उनके क्या विचार थे उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ और भी विचार हैं उनके। ये वैसे सारी चीजें, केवल इसमें मुश्किल क्या है पता है, केवल मुश्किल है इन फैक्ट्स का, इन अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स का कलेक्शन जो मैंने आपको करके दे दिया है ना। इवन ये खुद भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देख लेते हैं एक बार, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ज्यादातर चीजें आपको आती है, पता ही है, क्योंकि पूरी पॉलिटी पढ़ी है तो आपने ये सब चीजें भी पढ़ी है। 4 नवंबर 1948 को जब इन्होंने पहली बार प्रारूप रखा, तब इन्होंने एक पॉइंट पर बड़ा फोकस किया और वो था संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, लेकिन लागू जो करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस रूप में लेते हैं, और ये उनकी खुद की नैतिकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम है। सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो किस पर बल दिया, संवैधानिक नैतिकता। और इन्होंने क्या कहा, सोशल डेमोक्रेसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल डेमोक्रेसी। कि 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हुए, लेकिन अब हमें क्या मिलने जा रहा है, सोशल डेमोक्रेसी। और जब इनसे पूछा गया कि आपने जो डीपीएसपी है इनको विधिक रूप क्यों नहीं दिया, क्या डीपीएसपी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आंसर है जी नहीं। इनसे पूछा गया आपने डीपीएसपी को विधिक रूप क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि संविधान के प्रारूप में शामिल किए जाने का बचाव करते तर्क दिया कि यद्यपि इन सिद्धांतों को विधि का बल प्राप्त नहीं है, फिर भी वे बाध्यकारी है। उनका मानना था ये सिद्धांत शांति व्यवस्था और सुशासन के लिए विधायिका और कार्यपालिका को दिए जाने वाले निर्देश हैं। दीज आर गाइडलाइंस फॉर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यही हम पढ़ते हैं डीपीएसपी के अंदर कि ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमारी सरकारों को दिए गए संवैधानिक निर्देश है, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है। उन्होंने ये भी माना कि आवधिक चुनाव इन सिद्धांतों को लागू कराएंगे, समय समय पर जो चुनाव होते हैं वो इनको लागू कराएंगे। हम नहीं कर रहे बातें तो क्या हुआ, वो इनको लागू करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि भारत की जनता के सामने जाना पड़ेगा इन नेताओं को, और जनता पूछेगी कि डीपीएसपी को तुमने अभी तक लागू क्यों नहीं किया। और क्या कहते हैं, सत्ता के केंद्रीकरण के प्रश्न पर तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमने वैसे सत्ता का कोई केंद्रीकरण नहीं किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य अपनी विधायी और कार्यपालिका शक्तियों किसी भी प्रकार से संघ पर निर्भर नहीं है और संघ और राज्य दोनों समान स्तर पर है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का कहना था भारतीय संविधान संघवाद है, भारतीय संविधान में संघवादी प्रवृत्ति है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कुछ लोगों ने इसे क्वासी फेडरल कहा है, कुछ लोगों ने मोर पावर टू सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में कहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स नेचर।
अपनी प्रकृति में ये संघवादी प्रकार का है। हमने दोनों के लिए क्या रखी है, समान बातें रखी है। अंबेडकर ने कहा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने पर भारतीय संविधान में स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को प्राथमिकता दी है। जब उनसे पूछा गया कि आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को क्यों अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया, जो कि भारत में है, जो कि ब्रिटेन में थी, जहां पर कि एक प्रधानमंत्री होता है और एक राष्ट्रपति होता है। उनसे पूछा गया कि आपने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, या जो यूएसए में है जहां सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है, उसको क्यों नहीं अपनाया। तो उन्होंने कहा कि हमारी वाली जो व्यवस्था है वो दो चीजों पर फोकस करती है, वो है उत्तरदायित्व और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। समय समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहां पर प्राथमिकता दी। इन्होंने कहा लोकतंत्र की आत्मा एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत में निहित है। इसका मतलब समझते हैं आप, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, एक व्यक्ति एक मूल्य, एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होगा और सभी व्यक्तियों पर यह लागू होगा। तो इन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र की आत्मा किसमें निहित है, एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत में निहित है। यानी कि इन्होंने यूनिवर्सल वोटिंग राइट की यहां पर बात की। और क्या कहा, समाज में कोई घोर असमानता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग जो है वो उत्पीड़ित हो जाए और दूसरा दबा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की इन्होंने बात की। विपक्ष का अस्तित्व, उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का बड़ा महत्व, बड़ी प्यारी लाइन कही है। उन्होंने कहा देखो लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता पर विटो। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, सत्ता पर विटो। लोकतंत्र की मांग है सरकार केवल जनता के हाथों 5 वर्ष के दीर्घकालीन विटो के अधीन न हो। केवल इसके अधीन ना हो कि 5 वर्ष बाद जनता के सामने जाना है, जनता जवाब देगी, जनता पूछेगी आपने क्या किया क्या नहीं किया, जनता के पास है वो दीर्घकालीन वीटो, केवल उसके अधीन नहीं है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र हर समय में विपक्ष को एक वीटो देता है, बल्कि उस पर तात्कालिक वीटो भी है। इसके लिए संसद में सरकार को चुनौती देने वाला एक विपक्ष होना आवश्यक है। वो एक इमीडिएट वीटो के रूप में काम करता है, और जो जनता जो है वो लॉन्ग टर्म वीटो के रूप में काम करती है, जिसके सामने 5 साल बाद जाना है। और क्या कहा, कानून और प्रशासन में समानता। उन्होंने कहा हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसे सत्ता में बैठे लोगों में देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति अपनी अविभाजित निष्ठा रखे। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग यह जानते हो कि आज्ञा पालन कहाँ समाप्त होता है, प्रतिरोध कहाँ से शुरू होगा, और औचित्य की तत्कालिक मांग के अनुसार सामाजिक और आर्थिक जीवन की संहिता में संशोधन करने से न डरे। बड़ी प्यारी बात कही कि सत्ता में हमें वो लोग बिठाने हैं जो जानते हो कि आज्ञा पालन कहाँ समाप्त होगा, कहाँ पर आज्ञा माननी बंद कर देनी है और कहां पर प्रतिरोध शुरू होगा। यदि सीनियर के द्वारा गलत आदेश दिया जा रहा है तो हर चीज की आज्ञा नहीं माननी है। आज्ञा पालन कहां समाप्त होता है पता होना चाहिए, सीनियर का कहां विरोध करता है, प्रतिरोध कहां से शुरू होगा पता होना चाहिए। और क्या कहा, संवैधानिक नैतिकता, जिस पर ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा जिस संविधान में केवल कानूनी प्रावधान है वह तो सिर्फ एक कंकाल है, कंकाल का असली जो मांस है वो तो संवैधानिक नैतिकता है। यदि किसी संविधान को लागू करने वाले लोगों के अंदर मॉरलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो हम कितना भी अच्छा संविधान बना दे, सिर्फ कंकाल के अलावा कुछ नहीं है। एक बॉडी जो है, एक शरीर तभी सुंदर दिखेगा जब उसके ऊपर मांस भी है, और असल जो मांस है वो तो संवैधानिक नैतिकता है। बहुमत की तानाशाही नहीं। इन्होंने कहा लोकतंत्र के संचालन में एक और बात अत्यंत आवश्यक है, लोकतंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी मेजोरिटी आ गई तो माइनॉरिटी को वो पूछना बंद कर दें। सार्वजनिक अंतरात्मा, ऐसी अंतरात्मा जो हर अन्याय पर व्यतीत हो जाए, इसको उन्होंने क्या कहा है, सार्वजनिक अंतरात्मा का सिद्धांत दिया है। ऐसी अंतरात्मा जो हर अन्याय पर क्या हो जाए, व्यतीत हो जाए, चाहे पीड़ित कोई भी हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उस विशेष अन्याय का शिकार हो या ना हो, पीड़ित व्यक्ति को राहत दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा होना के लिए तैयार होना चाहिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सार्वजनिक अंतरात्मा कि अन्याय किसी के साथ भी हो रहा है, आप यदि व्यथित हो उससे तो आप PIL लगाओगे, सार्वजनिक अंतरात्मा। तो हमने डॉक्टर अम्बेडकर के इतने सारे संविधान के जो उनके सिद्धांत पढ़ लिए, यहीं से आता है क्वेश्चन
आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए, तीनों इतने डेप्थ में थे, नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, और तीनों सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस में अलग से पॉइंट लिखा हुआ है संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। और जब भी हम डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पढ़ने लगते हैं तो जहां पर संविधान निर्माण शुरू होता है वहीं तक पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा पढ़ लेते हैं, उनकी संस्थाएं पढ़ लेते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने कहा वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका ये है, और ये से नॉर्मली हम पढ़ते ही नहीं है। संविधान निर्माण में भूमिका के नाम पर 2 बातें आती है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 4 नवंबर 1948 को प्रस्ताव रखा। लेकिन संविधान निर्माण में उनके प्रमुख भाषणों में से जो मुख्य बातें हैं उन पर हमने जो है चर्चा की है। ठीक है, ये 8-9 पॉइंट और है। ये लगभग हर जो मुद्दे पर, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, तो उन्होंने कहा न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। 1935 के अधिनियम को अपनाने पर किसी ने एक सदस्य ने उनको कहा कि भाई हमें शर्म आनी चाहिए, हम 1935 एक्ट का विरोध कर रहे थे और हमने उसी 1935 के एक्ट के अधिकतर प्रावधानों को शामिल कर लिया हमारे संविधान में। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इसमें मैं लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने 1935 के अधिनियम की कई बातों को अपनाया है, अच्छी बातों को अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिए। संविधान की विशेषता के बारे में कहा भारतीय संविधान व्यवहारिक है और इसमें परिवर्तन की क्षमता है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रैक्टिकल, है ना, इसमें चेंज जो किया जा सकता है। आर्टिकल 32 पर क्या कहा, इनसे पूछा कि आर्टिकल 32 पर क्या कहना है। उन्होंने कहा यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तो मैं कहूंगा आर्टिकल 32, यह संविधान की आत्मा है। राष्ट्रपति की स्थिति पर क्या कहा, उन्होंने कहा हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है किंतु शासन का नहीं करता, राष्ट्र का प्रतीक है, उसके नाम पर निर्णय घोषित होते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटेन में सम्राट की है, राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। ये सारी बातें अपन जानते हैं, इसमें से नया कुछ भी नहीं है, नई बात कुछ भी नहीं है। ये अपन जब टॉपिक पढ़ते आते हैं उस समय मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन हमने इन सबको यहाँ पर कलेक्टिव वे में एक साथ देख लिया कि डॉक्टर अंबेडकर के किस विषय पर क्या विचार थे। और ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप इसको जो आराम से देख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए इसका हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए इसके पॉलिटिकल साइंस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। थैंक यू।